डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 5 टीचिंग सोशोलॉजी टू विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन से है। पिछले क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स कर लिया था। हम आज उसके आगे का जो पोर्शन है वो करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को मानचित्र पढ़ने और व्याख्या करने में आने वाली कठिनाइयाँ, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड जो भी बच्चे हैं तो उनके लिए वो मैप देख नहीं पाएंगे। तो टेक्टाइल मैप अगर हम दे रहे हैं या मॉडल के रूप में 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, तो वो देखने में या उनको टच करके फील करने में क्या कठिनाई हो सकती है, किस तरह से उनको दिक्कत आ सकती है। तो पहला है, दृष्टिबाधित बच्चों के पास आम तौर पर मानचित्र पढ़ने के लिए कौशल और भौगोलिक अवधारणाओं का सीमित अनुभव होता है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे। तो उनका जो सीखने का या अनुभव करने का है वो क्षमता या दायरा कम हो जाता है, तो इससे उनको परेशानी होती है। दूसरा है, 2 डायमेंशनल मानचित्र में दर्शाए गए वास्तविक वातावरण का 3 डायमेंशनल रूप स्वाभाविक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वैचारिक समस्या पैदा करता है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि ये 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, तो वो बच्चे एक बार अगर टेक्टाइल के रूप में या 2 डायमेंशनल जो उभरा हुआ बुक में है, चार्ट पेपर पे है, उसको वो टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो चीज़ अगर हम उनको 3 डायमेंशनल में देते हैं तो उस टाइम उनको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, थोड़ा वक्त लग सकता है। तो इस तरह से उस चीज़ का, उस सब्जेक्ट का या जो भी पार्ट से रिलेटेड जो हम लेसन करवा रहे हैं बच्चों को, उससे आधारित जो भी हमारा मैप है उससे रिलेटेड उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, समझने में टाइम लग सकता है, उसका कंसेप्ट क्लियर होने में उनको दिक्कत होगी। धीरे धीरे करके वो सीखेंगे, फिर हो जाएगा। फिर हमारा जब मानचित्रों पर जानकारी की अधिकता होती है तो दृष्टिबाधित बच्चे मानचित्रों को समझ नहीं पाते। अगर एक ही जगह बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, एक ही डायग्राम में या एक ही मैप में आपने बहुत चीज़ों के बारे में बता दिया है, तो वहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा करके बताना है ताकि वो आसानी से अपने हिसाब से उसे समझ सके, उसको अनुभव कर सके, टच करके फील कर सके, तब उसके बारे में जान पाएंगे। लेकिन दृष्टि वाले बच्चों के मामले में मानचित्र, ग्लोब जैसे दृष्टि साधन रंगीन, चित्रमय और आकर्षक होते हैं और उनकी आंखों को अधिक आकर्षित करते हैं। अगर जो बच्चा नॉर्मल है उनके लिए पिक्चर रंगीन, कलरफुल है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो एक साथ कई जानकारी है एक ही मैप में दिया हुआ है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लाइन कहाँ पे जा रहा है, बॉर्डर कैसे है, तो वो सब चीज़ें वो देख पा रहे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वो आसानी से उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक ही साथ बहुत सारा लाइन है, बॉर्डर लाइन है, जैसे स्टेट्स का या फिर नदी के बारे में हम बता रहे हैं, कंट्री के बारे में, तो वहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं उनको दिक्कत हो सकती है। और कलरफुल से तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे। हाँ, अगर लो विजन बच्चा है तो वहाँ पे वो जो पिक्चर है उससे उसको मदद मिल सकती है। दृष्टि सुविधाओं के एक साथ विभेदन की अनुमति देती है और मानचित्र और गोले बड़े आकार में प्रस्तुत किए जाते हैं, तब वे समझ सकते हैं। तो जो भी हमें बच्चे को देना है, VI बच्चों को, वो बड़े आकार का हो, अलग अलग करके हो, और ताकि उनको समझने में और उसको टच करके फील करने में आसानी हो।
दृष्टिबाधित बच्चे देश की सीमा, नदी, राज्य की सीमा आदि जैसे रेखाओं को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें घुमावदार रेखाएं समान लगती है, क्योंकि उनको फील करना है। तो फील करने में अगर कई लाइन एक साथ है तो उनको एक जैसा ही प्रतीत होगा, इसलिए उनको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। फिर है उन्हें स्थानिक संबंधों और पैमाने मूल्यों को समझने में कठिनाई होती है। उन्हें पानी और ज़मीन के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है, क्योंकि अगर हम उस पे मैप पे बना रहे हैं तो वहाँ पे फील करना है, लेकिन पानी को भी आप दर्शा रहे हैं और धरती को भी दर्शा रहे हैं, तो वो पेपर पे ही दर्शा रहे हैं। वहाँ पे मोटा धागा का हम प्रयोग कर सकते हैं, या फिर टेक्सचर का अलग अलग टेक्सचर का प्रयोग कर सकते हैं कि पानी के लिए अलग टेक्सचर है और ज़मीन जहाँ पे हमको दर्शाना है वहाँ पे अलग टेक्सचर है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी और दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में उनको आसानी होगी। दृष्टिवान बच्चे अंतर देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि वे रंगों से अलग होते हैं। वहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे हैं वो रंग, जैसे पानी का दर्शाना है तो हम ब्लू कलर कर देंगे, और ज़मीन का दर्शाना है वहाँ पे ब्राउन या फिर ग्रीन कलर के, जैसे घास तो वहाँ पे उगा हुआ है उस तरह से कर देंगे, तो वो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें टेक्सचर के द्वारा अलग करना है, जो वीआई बच्चे उनके लिए, और उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में कठिनाई हो सकती है। फिर हमारा दृष्टिबाधित बच्चे टुकड़े जानकारी इकट्ठा करके मानचित्र की विशेषताओं को समझने के लिए स्पर्श पर भरोसा करते हैं। तो उन्हें सब कुछ छू के ही पता करना है, वो फील करके ही उनको उसके बारे में जानना है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उंगलियों से एक संपूर्ण अनुभव संभव नहीं है। स्पर्श सामग्री एक विकल्प है, लेकिन दृष्टि उपकरणों का विकल्प नहीं है। दृष्टिबाधित बच्चे बड़े मानचित्रों को दृष्टिवान बच्चों की तरह पूरी तरह नहीं समझ पाते, क्योंकि आँख उंगली से भी तेज़ घूमती है। तो हम उंगली घुमा रहे हैं और आँख से हम पूरा चीज़ एक बार में देखते हैं, तो यहाँ पे फिर जो विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रन है उनको कठिनाई होती है। फिर हमारा मानचित्र क्यों प्रस्तुत करें। नोबल और मॉरिस 1971 में उनका सुझाव है कि समस्या चक्र को संबोधित करने का सबसे अच्छा स्थान वैचारिक स्तर पर है। शिक्षकों को किंडरगार्टन में इन बुनियादी भौगोलिक अवधारणाओं को पढ़ाना शुरू करना चाहिए। एक बार जब बच्चे को अपने पर्यावरण का व्यापक वैचारिक ज्ञान हो जाता है तो मानचित्र पढ़ने के कौशल को तत्कालिक सामग्रियों के माध्यम से पेश किया जा सकता है, तो बहुत सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। अगर हम किंडरगार्टन लेवल पे ही अगर बच्चों को जैसे स्कूल का मैप या घर का मैप छोटा छोटा बना के और उनको देखने का, या उसको किस तरह से हम उसमें उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये चीज़ें बताएं, तो वही उसी प्रक्रिया को हम आगे चल के बच्चों को जारी रखें, ताकि उनको जब हम बड़े क्लास में एक ही बार देते हैं तो जो समस्या होती है वो ना हो, और वो उससे उसके बारे में जानते हुए हो उनको कोई नया चीज़ या अलग सा न लगे। जॉन एल बोर्थ 1981 अमेरिकन प्रिंटिंग हाउस फॉर द ब्लाइंड लॉस वैली के परियोजना निर्देशक ने दृष्टिबाधित बच्चों को मानचित्र प्रस्तुत करने के बारे में निम्नलिखित बातें कही है। पहला है हमारा पर्यावरण का परिचय। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें उस वातावरण से परिचित कराया जाना चाहिए जिसमें वे रहते हैं। भौतिक वातावरण और अंतरिक्ष की अवधारणा को पेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार की प्रस्तुति उन्हें मानचित्र का उपयोग करने और लागू करने के लिए प्रेरित करने में उपयोगी होते हैं। तो ये हमें आसपास के वातावरण का बच्चे को मैप के द्वारा बना के उसे उन्हें बताना चाहिए, तो उन्हें और आसानी होगी। अगर हम कंट्री का दे रहे हैं या पर्यावरण या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई मैप है तो उसमें बच्चे को आसानी होगी और वो अच्छे से उससे सीख पाएंगे। दृष्टिबाधित बच्चों को तात्कालिक वातावरण से परिचित कराने के 3 पहलू है। पहला हमारा वस्तुओं की पहचान करना,
दूसरा है बुनियादी अवधारणाओं और शब्दों को जानना। तीसरा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय तत्कालिक वातावरण से तालमेल बैठाने की क्षमता। निम्नलिखित कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आवश्यक है। पहला है हमारा स्पर्श प्रतिनिधित्व, आकार और अनुपात को परिभाषित करना। दूसरा है डिस्प्ले को व्यवस्थित रूप से जांचना। अगर हम वीआई बच्चों के लिए कोई भी मैप है, चार्ट है, मॉडल है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या क्लासरूम में उसका प्रयोग करने वाले हैं तो किस तरह से करें, पहले से हम उसकी व्यवस्था करें और सामान ठीक है कि नहीं, कौन से चैप्टर के साथ हमें कौन सा मैप का इस्तेमाल करना है या मॉडल का इस्तेमाल करना है, किस तरह से हम उसको डिस्प्ले करेंगे, ये सब की पहले से ही हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। फिर एक व्यवस्थित विश्लेषण, गतिमान वस्तुओं का अवलोकन। अगर कोई मूविंग चीज़ साइंस से रिलेटेड अगर हम बता रहे हैं बच्चे को उसमें तो उसका अवलोकन पहले से हमको कर लेना चाहिए, किस तरह से हम बच्चे के सामने उसको प्रस्तुत करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। फिर संदर्भ, बिंदुओं का स्थान ज्ञात करना, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, किस तरह से हमें बताना है, कहाँ पे जाके ये एंड होगा, इस तरह से हमें पहले से सब कुछ निर्धारित कर लेना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि वास्तविक वस्तुओं को 2 डायमेंशनल सतह पर अमूर्त रूप से दर्शाया जा सकता है। यह ज्ञान उन्हें मानचित्र को समझने और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। दृष्टिबाधित बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पहले परिवेश का पहला मानचित्र बनाए, जैसे कि कक्षा हो गया या अपने घर का या कमरे का करके वो अंत बनाना सीखते हैं। इसी तरह से उनको अंत मैप के बारे में वो बनाना भी सीखेंगे, जागरूक होंगे और उसमें उनको इंटरेस्ट भी आएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट मानचित्र पढ़ने में स्पर्श कौशल और अवधारणाएं। निम्नलिखित मानचित्र पढ़ने और समझने के कौशल और अवधारणा है जिन्हें दृष्टिबाधित बच्चों को हासिल करने की आवश्यकता है। किस तरह से हम मैप रीडिंग बच्चे में मैप रीडिंग का जो स्किल है वो डेवलप कर सकते हैं, अगर है तो उसको और अच्छा बनाएं। तो पहला है हमारा व्यक्तिगत वातावरण का परिचय, जो आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में बच्चे को परिचित कराना। दूसरा है वस्तुओं और उनके भौतिक संबंधों की पहचान कराना। जो वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका क्या संबंध है, भौतिक संबंध से पहचान कराना है बच्चे को। फिर तीसरा है भौगोलिक अवधारणाएं। भौगोलिक अवधारणाएं कंसेप्ट किस तरह से है, कैसे हम बच्चे को बताएंगे। फिर मानचित्र विस्तार को परिभाषित करना। अगर हम कोई मैप बच्चे को बता रहे हैं तो उसको किस तरह से बताएंगे, उस मैप में क्या क्या है, किस टॉपिक पे वो मैप बनाया हुआ है या किस टॉपिक से रिलेटेड है। फिर है एक व्यवस्थित जांच। पहले अगर बच्चे के सामने हम कोई मैप मानचित्र प्रस्तुत कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में उनको कंसेप्ट बता रहे हैं, बच्चे के लिए वो नया है, तो पहले से हम सब कुछ की जांच कर ले, व्यवस्थित कर ले, फिर बच्चे के सामने उसकी प्रस्तुति करें। फिर लाइन ट्रेसिंग। अगर लाइन को ट्रेस करते हुए बताना है तो किस तरह से बताएंगे। जैसे टेक्टाइल मैप में जो भी मैप है तो वहाँ पे धागा से, मोटा धागा से उभरा हो सकता है, तो उस लाइन को ट्रेस करते हुए कैसे बच्चे को हमें मैप देखना सिखाना है। उन्नत सुविधाओं की खोज की जा रही है। फिर संदर्भ बिंदु और फिर हमारा 2 डायमेंशनल सतह पर 5 डायमेंशनल वस्तुओं का स्पर्श रेखा प्रतिनिधित्व। अगर हम बुक में या फिर जो ब्रेल बुक है उसमें 2 डायमेंशनल पिक्चर या चार्ट या मैप है, तो उसको अगर हम 5 डायमेंशनल में अगर बच्चे को हम सामने से दे रहे हैं मॉडल के तौर पे, तो उसको किस तरह से वो समझेंगे या उसके बारे में कंसेप्ट बनाएंगे या उस चीज़ से रिलेटेड जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। फिर स्थानिक संबंध का एक मूर्त प्रतिनिधित्व। फिर प्रतीकों का प्रयोग, जितना हो सके उतना हम प्रतीकों का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं।
विद्यार्थियों का पहला मानचित्र, अगर किसी बच्चे को हम मोटिवेट करें, उनको बताएं, तो वो कैसे किस तरह से पहला मानचित्र अपना बना सकता है, उसमें क्या कैसे लेवल करना है, किस तरह से उसमें बनाना है, बताना है, क्या क्या उसमें वो दर्शा रहा है बच्चा, तौर तरीका किस तरह से अंत करना है वो हमको बच्चों को बताना है। फिर पहले मानचित्र का विस्तार करना, अगर बच्चे ने मानचित्र बनाया है तो वो उसका किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, या उसमें कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन वो रख सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो हमें उनको बताना है। फिर हमारा मानचित्र पढ़ने में विभिन्न स्तरों पर कौशल की अपेक्षाएं। पहला हमारा प्राथमिक स्तर पर मानचित्र पढ़ने के लिए प्रारंभिक गतिविधियां, जो नक्शा उनके व्यक्तिगत वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे बच्चे के आसपास का है उससे रिलेटेड हम पहला उनको जो मैप है या मानचित्र है वो उनको बनाना सिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। इसे विद्यार्थियों को समझना आसान हो जाता है और उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि कक्षा का क्लासरूम का नक्शा हो सकता है, उनके घर का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, उनके कमरे का हो सकता है। फिर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे 5वीं कक्षा में भूमध्य रेखाएं अध्ययन बहुत करते हैं, जैसे कि महाद्वीपों, ध्रुवों और बड़े जल निकायों से स्थानों की पहचान करने की क्षमता हासिल की जानी चाहिए। उसे भूमध्य रेखा से कुछ दूरी पर होने वाली प्राकृतिक परिस्थितियों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। जैसे भूमध्य रेखा से कुछ दूरी पर तापमान का वितरण, अगर इक्वेटर से रिलेटेड कोई कंट्री है तो वहाँ का तापमान कैसा होगा, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, और इक्वेटर से दूर अगर कोई कंट्री है तो वहाँ पे गर्मी कम होगी, वहाँ पे ठंडा का मौसम ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम इक्वेटर से रिलेटेड तापमान के द्वारा बच्चे को बता सकते हैं किस तरह से, अगर ग्लोब पे बता रहे हैं या उसका हमारे पास मानचित्र है तो उससे रिलेटेड बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमें तापमान टेम्परेचर से के द्वारा वहाँ के भूमध्य जो इक्वेटर है उसके बारे में बता सकते हैं। फिर है हमारा अक्षांश से समांतर रेखाओं को भूमध्य रेखाओं से डिग्री में दूरी इंगित करने के साधन के रूप में दिखाया जाना चाहिए। जैसे कि आपका इक्वेटर है, लैंगिट्यूड है, लैटिट्यूड है, तो उसके बारे में अगर हम बच्चे को बता रहे हैं ज्योग्राफी में तो किस तरह से हम बताएंगे। फिर 6ठी और 7वीं कक्षा में मैप की संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे हम 7th और 6th क्लास में होते हैं तो जो मैप का संख्या है वो हर एक, जैसे क्रॉप से रिलेटेड हो गया, सीजन से रिलेटेड हो गया, तो इस तरह से सॉइल से रिलेटेड है, तो बहुत सारे मैप की संख्या बढ़ना शुरू हो जाता है। इस स्तर पर महाद्वीप, देश, क्षेत्र, शहर आदि को दिखाने या जानने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। अगर मैप में एग्ज़ाम में भी कई बार मैप में आता है कि इस एरिया को आप वहाँ पे इंडिकेट कीजिए, बताइए कहाँ से कौन सी नदी शुरू हो रही है और कहाँ तक जाएगी, किस भाग में है। तो इस तरह से 6ठी 7वीं कक्षा में ये सब स्टार्ट होता है, फिर 9th 10th तक भी रहता है। फिर तो वर्ल्ड वाइड पहले कंट्री से रिलेटेड होता है, फिर उसके बाद वर्ल्ड का भी आ जाता है, दूसरे कंट्री में दर्शाइए। तो ये बच्चे को इससे सीखने आना चाहिए बच्चे को, कैसे करके वो मैप रीडिंग कैसे करेंगे, और एग्ज़ाम में अगर मैप से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो उसको वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, कहाँ पे वो दर्शाएंगे। मिनरल्स को दर्शाने का आता है, तो फिर हमारा क्रॉप्स का दर्शाना आता है, मौसम का आता है, तो इस तरह से रिवर्स का आता है, हर एक चीज़ का आता है, ट्रांसपोर्ट का आता है, तो वो बच्चे को दर्शाने आना चाहिए। पहले तो हम बताते हैं मैप के द्वारा कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है, फिर उसको खुद से करना सिखाते हैं, तो वो आना चाहिए। देश की अवधारणा, स्थिति की वातावरण, जैसे ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, तुलना के सब, जैसे छोटे बड़े, लंबा मोटा पतला आदि को इंद्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से महसूस किया जाना चाहिए। इससे उन्हें स्थान और विभिन्न भौतिक विशेषताओं की व्याख्या करने में मदद मिलेगी। तो किस तरह से वो उसको पहचानेंगे, कोई बड़ा है कोई छोटा है,
कोई ऊपर है या कोई नीचे है, तो ये इस तरह से अगर ये तो ऊपर नीचे मोटा पतला इसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो उनको मैप में रीडिंग में भी आसानी होगी, और उसमें बताने भी, जब उनको खुद से करना है कि कहाँ पे हमें इंडिकेट करना है कि अगर मान लीजिए कि गंगा रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है, या कावेरी नदी कहाँ, उसको हमें किस स्टेट में वो बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, तो उनको आसानी होगा, वो खुद से कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। फिर हमारा प्राथमिक स्तर के अंत में उन्हें शिक्षण उपकरण के रूप में मानचित्र के महत्व को समझाना चाहिए कि हमारे लिए जो मैप्स है, मैप रीडिंग है, वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है, और किस तरह से हमें उसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर हमारा माध्यमिक स्तर पर मानचित्र पढ़ना। इस स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि दुनिया के सभी मानचित्र पृथ्वी की सतह के आकार और आकृति के संदर्भ में विकृतियाँ है। विभिन्न मानचित्र क्षेत्रों की तुलना करके वे विशेष रूप से उच्च कक्षाओं पर ऐसी विकृतियाँ देख सकते हैं। केवल गोले का उपयोग करके समतल मानचित्रों को उत्पन्न गलत छापों को ठीक किया जा सकता है। अगर एक ही पेपर, समतल पेपर पर अगर मानचित्र है तो उसमें उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट या अलग अलग करने में दिक्कत होती है, लेकिन हम उसी को इस तरह से बना के टेक्सचुअल बना के दे, ताकि वो उस पर अलग अलग टेक्सचर है, उसको ऊपर नीचे या कहीं पे गड्ढा है, कहाँ पे मतलब कि छुए हम तो खुरदरा है या कहाँ पे सॉफ्ट है, तो इस तरह से वो बताए। सब में लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड ये सब दर्शाया हुआ हो तो उनको उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा और उनको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। दृष्टिबाधित बच्चों में माध्यमिक स्तर पर विकसित करने के लिए निम्नलिखित बुनियादी कौशल होते हैं। जो हमारा पहला है, भौतिक और प्राकृतिक दोनों विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले मानचित्र प्रतीकों को पढ़ने की क्षमता। अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के जो मैप होते हैं, अलग अलग जो हमारा मैप है उसको किस तरह से पढ़े, और प्राकृतिक और भौतिक दोनों में उनकी जो विशेषताएं हैं वो बच्चे को पता होना चाहिए कि किस तरह से भौतिक विशेषताएं हैं और कौन से चीज़ से हम प्राकृतिक विशेषताएं हैं, दोनों को हम समान रूप से कैसे देख सकते हैं, तो उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। फिर दूसरा है क्षेत्रीय मानचित्र और विश्व के वितरणात्मक मानचित्रों से वर्णनात्मक तथ्य पढ़ने की क्षमता। फिर हमारा 2 या 3 मानचित्रों की तुलना करके अनुमान करने की क्षमता। अगर हमें कंपैरिजन करना है, 2-3 मानचित्रों को एक साथ कंपैरिजन करना है, तो वो कंपैरिजन तुलना कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, पहले 2 चीज़ में करेंगे, फिर 3, फिर 4, तो इस तरह से हम जो मैप्स का है वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो वो किस तरह से वो उसमें डिफ्रेंशिएट करके या कुछ हम अनुमान लगाना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो वो किस तरह से जान सकेंगे। फिर स्थान खोजने के लिए अक्षांश देशांतर का उपयोग करने की क्षमता। अगर मैप में किसी जगह को, किसी स्थान को ढूंढना है तो वो किस तरह से उसको ढूंढेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे। फिर मौसम की स्थिति के संबंध में पूर्वानुमान लगाने के लिए जल और भूमि क्षेत्रों के संबंध में किसी क्षेत्र के अक्षांश का उपयोग करने की क्षमता। फिर हमारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र बनाना। अगर हम वीआई बच्चों के लिए मैप बना रहे हैं, टेक्टाइल मैप बना रहे हैं, तो किस तरह से बनाएंगे, उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। विभिन्न आकर्षक रंगों और चिकनी सतहों वाले मानचित्र दृष्टि वाले बच्चों को मानचित्र पढ़ने की जिज्ञासा, रुचि बढ़ा सकते हैं। जैसे पिक्चर देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो उससे उनको इंटरेस्ट आता है कि हम इसके बारे में जानें या पढ़ें, क्योंकि उनको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है,
स्पर्शनीय या चित्र मानचित्र जो आसानी से अंतर दिखा सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्रों के उपयोग के संबंध में उपयोगी है। स्पर्श मानचित्रों के उपयोग के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए। स्पर्शनीय और या उभरा हुआ मानचित्र बनाने वाले शिक्षकों को कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। पहला हमारा निचले स्तर पर मानचित्र में एक विषय होना चाहिए। दूसरा, मानचित्र का आकार दृष्टिबाधित बच्चों की पहुंच के भीतर होना चाहिए। अब बच्चा छोटा है तो इतना बड़ा ना बना दे कि वो मैप को उसको पकड़ने में या उसको फील करने में, टच करने में उसे दिक्कत हो, या बहुत छोटा नहीं बनाना चाहिए ताकि उसमें चीज़ें बहुत जैसे मिक्सअप हो रहा है, घिचमिच हो रहा है और क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें उसका जो साइज है या आकार है उसको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। अभ्यास के लिए बड़े आकार के मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। मानचित्र में उपयोग की गई विभिन्न बनावटों की व्याख्या के लिए एक अलग ध्वनि या जैसे हम का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड है तो बच्चे को हम जब मैप दे रहे हैं तो उसके साथ रिकॉर्ड करके या खुद अगर हम सामने दे रहे हैं तो खुद बता के उसको हम ध्वनि के द्वारा भी उस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं और वो साथ में उसको टच भी कर रहा है, फील भी कर रहा है। तो दोनों चीज़ें साथ में हो रही है। तो दोनों चीज़ें साथ में हो रही है तो उसको समझने में बच्चे को आसानी होगी। तो यहाँ पे जिसमें व्याख्यान किया हुआ हो या रिकॉर्डेड हो तो ध्वनि के रूप में हम उसे बच्चे को दे सकते हैं। मानचित्र प्रिंट और ब्रेल दोनों प्रारूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अगर लो विजन बच्चा है तो प्रिंटेड वाला भी वो यूज़ कर सकता है और ब्रेल में भी होना चाहिए। मानचित्र स्पर्शात्मक रूप से आकर्षक होना चाहिए। उनकी बनावट बच्चे को आसानी से पहचानी जानी चाहिए। अगर हमें जो भी मानचित्र बना रहे, मैप बना रहे, वो आकर्षक हो और जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है वो उसको आसानी से पहचान ले, इस तरह से हमें बनाना चाहिए। जैसे आप पिक्चर में मैप देख रहे हो, वहाँ पे किस तरह से उभरा हुआ मॉडल के तौर पे बनाया हुआ है और एक मॉडल के तौर पे है और एक जो है वो हमारा मैप टेक्टाइल के तौर पे है। तो वहाँ पे हम धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं या धागा भी बहुत मोटा इस तरह से होता है, डॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम ब्रेल में भी साथ में लिख सकते हैं ताकि उसको महसूस करने में, टच करने में कोई दिक्कत ना हो। स्पर्श मानचित्र निर्माण सामग्री, इसके लिए सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, ऐसा सामान का हम इस्तेमाल करें जो ईज़िली अवेलेबल हो, कहीं से भी हम ले सकते हैं। यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता हो। जो पहला हमारा सैंड पेपर में भी अलग अलग टाइप का आता है, तो हम कई प्रकार का जो सैंड पेपर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न मोटाई के कार्डबोर्ड है वो इजीली अवेलेबल होता है, उसमें भी हम अब पतला मोटा जिस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है स्पॉन्ज और फेनेल शीट्स, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग अलग आकार के मोती और बटन जो डिफरेंट शेप और साइज का आता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ को वहाँ पे चिपकाना है या बताना है, बटन में भी बड़ा छोटा हर एक साइज़ का होता है, या मोती में भी अलग अलग शेप और साइज़ का होता है। तो किस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट है, हम क्या बना रहे हैं, उसके हिसाब से हमें उसको चूज़ करना चाहिए। फिर विभिन्न मोटाई के धागा,
अब धागा में हम एक ही में हमें हो सकता है 2-3 तरह का धागा का प्रयोग करना पड़े, तो वहाँ पे हम मोटाई से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कहाँ पे हमें पतला की ज़रूरत है, कहाँ पे मोटा, उससे थोड़ा सा कम पतला या ज़्यादा मोटा कहाँ पे हमें लगाना है, तो उस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न वस्त्र विशेष रूप से दर्जी की दुकान से स्क्रैप जो उनके इस्तेमाल का नहीं है या बचा हुआ है, वो ऐसे ही उसको फेंकने वाले हैं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसका भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चिपकाने के लिए फेविकॉल या क्विक फिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे कि चिपक जाए, ऐसा ना कि अभी चिपकाएं और आधा घंटे के बाद निकल जाए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम चिपका रहे हैं वो अच्छे से चिपके, और ताकि जब भी वो बच्चे इस्तेमाल कर रहा है तो वो निकले नहीं और वहाँ पे फिक्स रहे। फिर हमारा महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले रबर बैंड, डोरी, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कला प्रेमी शिक्षक किसी भी उपयोगी सामग्री का उपयोग कर सकता है। अगर जैसे वेस्ट मटेरियल से हमें कुछ बनाना है, तो वेस्ट मटेरियल भी बहुत सारे घर में ही या आसपास हमें मिल जाते हैं, तो उसका भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि कार्डबोर्ड पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे पेपर का कटिंग करके अलग अलग शेप का जो जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का हम बना सकते हैं। अब है गृह कार्य, ये आप अपने लिए सॉल्व कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करें। फिर है समाजशास्त्र पढ़ने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, वो आप कर सकते हो। फिर दूसरा है प्लेबे विधि क्या है। दृष्टिबाधित बच्चों को मानचित्र सिखाने के लिए आप इस पद्धति का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, उसका पूरा एक आप लिस्ट बना सकते हो, या इसमें आप किस तरह से कौन कौन से एक्टिविटी करवा सकते हो वो भी बच्चों को बता सकते हो। तो आज हमने देखा कि मैथ पढ़ने के लिए भी बच्चों को क्या क्या कठिनाई हो सकती है और किस तरह से उसकी क्षमता को भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।